सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मिथेनॉल संयंत्र यानी कि प्लांट ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा डेनमार्क में। तो याद रखेंगे कि अभी डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मिथेनॉल प्लांट ये शुरू किया गया है। ये प्लांट डेनमार्क के कासो में स्थित है और ये प्लांट सालाना 42,000 मैट्रिक टन ई मिथेनॉल का उत्पादन करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा। कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है कि वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो अवशोषित किया होगा, कैप्चर किया होगा, उसका इसमें उपयोग होगा और रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें उपयोग होगा। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी। तो इस तरह दुनिया का पहला कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट होगा, जो कि कहां पे बना है? डेनमार्क में। याद रखना मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। अब यहाँ पे डेनमार्क की बात हो रही है, मैं आपको पहले डेनमार्क ले चलता हूं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो न्यूज में थे वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये रहा मैप में डेनमार्क। कैपिटल कोपेनहेगन हो गई, करेंसी है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। और जो ग्रीनलैंड है ना, याद रखना उसके ऊपर डेनमार्क का ही अधिकार है। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा डेनमार्क से आप ये भी याद रखना कि डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश है। डेनमार्क मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है और डेनमार्क दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाएगा। ये डेनमार्क की बात हो गई। अब कुछ और संयंत्र हैं, जो प्लांट्स हैं जो भी न्यूज में थे, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। अगर पूछे भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण कहां पर किया गया? केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर खुला? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर खुला? हरियाणा में। बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र प्लांट बंद करने वाला G7 कंट्री बना था इंग्लैंड। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल पायलट प्लांट कहां पर बनेगा? पुणे में। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम कहां पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर बनेगा? इंदौर में। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट ये किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ प्लांट्स अभी न्यूज में थे, वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं 86 नंबर के? तो आंसर होगा LR श्रीहरि। तो LR श्रीहरि ये भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वे तमिलनाडु से हैं। इससे पहले 85वें 85 नंबर के बने थे P श्याम निखिल, वो भी तमिलनाडु से थे। अब चेस की बात है, चलो चेस से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। याद रखना हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना माइंड मास्टर है और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1991-92 में। अब आप मुझे बताओ, अभी जो लेटेस्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, अभी 4 खिलाड़ियों को दिया गया, उनके नाम आपको बताने। बाकी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर D गुकेश है, पहली महिला ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी थी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है, भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। अभी जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें पुरुषों में विजेता रहा था भारत और महिलाओं में भी विजेता भारत था। और अब जो 2026 में 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड है, वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। उसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को कोनेरो हम्पी ने जीता था, दूसरी बार जीता इन्होंने। और फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में R वैशाली ने ब्रोंज जीता था। चेन्नई के जो 18 वर्षीय D गुकेश है, वो चीन के डिंग लर्रेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। 2024 में ये खिताब उन्होंने जीता था। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन एरिगेसी। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो होगा, ये भारत इसको होस्ट करेगा। कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता P इनियन ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता था प्रणव वेंकटेश ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो चीन में हुई थी, उसको चीन की जू वेंजुन ने जीता।
और अभी किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान आंसर होगा। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे। फिडे के बारे में जानते हैं, स्थापना 1924 में। हेडक्वार्टर लुजेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी ड्वॉरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद हो गए। ठीक है, तो चेस से ये सारी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में शिरुई लिली महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो शिरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर का एक कल्चरल फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? एक तो पर्यटन को बढ़ावा देना और लुप्त प्राय शिरुई लिली फ्लावर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये शिरुई लिली जो है ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है और अभी 20 मई से लेकर 24 मई 2025 तक ये शिरुई लिली महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पे? मणिपुर में। पहली बार 2017 में मनाया गया था। अब इस प्रश्न में एक काम करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद मणिपुर भी आपको लेकर के चलता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे जदिया स्वामी फेस्टिवल मनाया गया था अभी तमिलनाडु में बड़गा समुदाय के द्वारा। ये सारे 2025 में जो हमने मनाए थे वही रिवाइज करवा रहा हूँ। पर्पल फेस्ट 2025 अभी तीसरा संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। शिग्मो फेस्टिवल गोवा में 15 दिनों तक चलता है। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव हो गया। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। विशु त्योहार केरल में। ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा। गरिया पूजा इसका आयोजन हुआ त्रिपुरा में ही और त्रिशूर पुरम उत्सव केरल में मनाया गया। अब बात यहाँ पे मणिपुर की भी थी, तो ये रहा मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इंफाल हो गई। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। बाकी राष्ट्रपति शासन लग गया था यहाँ पे। और किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील आपको मिलेगी जहां पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ का मार्शल आर्ट हो गया थांगटा। कुछ और फेस्टिवल्स हैं यहाँ के मणिपुर से, देखो तो संगई फेस्टिवल हो गया। यहाँ का राजकीय पशु संगई है जो कि एक प्रकार का हिरण है। लाई हरौबा फेस्टिवल हो गया। नट संकीर्तन उत्सव हो गया। याओसांग या योशांग उत्सव हो गया। हुन थड़ो महोत्सव हो गया। शुमंग लीला उत्सव हो गया। गान नगाई उत्सव हो गया। शिरुई लिली महोत्सव ये आज ही हमने पढ़ा। कचाई लेमन फेस्टिवल, लामलाई महोत्सव, मेरा हु चोंगबा उत्सव, निंगोल चक्कोबा त्योहार, ये सब मणिपुर के हैं। और याद रखना एक साजिबू चेरौबा नववर्ष उत्सव भी होता है मणिपुर में। मेती समुदाय इसको मनाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इसे मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। खोंगजोम दिवस ये भी मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा मेहदी हसन मिराज को। तो अभी आईसीसी ने अप्रैल मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है मेहदी हसन मिराज को। ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। वहीं वुमेन्स में, महिलाओं में बात करेंगे कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो कैथरीन ब्राइस को। ये स्कॉटलैंड की प्लेयर है। बाकी आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में हो गया और चेयरमैन है जय शाह। और याद रखना भी आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया था सौरव गांगुली को। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुलजी और दूसरी महिला नीतू डेविड है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 17 मई को। हर साल 17 मई को ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1969 में मनाया गया था। अच्छा, 17 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना होती है 17 मई को, इसीलिए। थीम भी है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है, वाई जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। और हमने कहा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसकी स्थापना होती है 17 मई 1865 को, यानी कि 1865 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, 17 मई को एक और दिवस होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ये भी आप ध्यान रखना। चलो, दिवस वाला प्रश्न आ गया। फिर से मई के जो इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो 1 मई को हमने श्रम दिवस लेबर डे मनाया। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे।
8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, माइग्रेटरी बर्ड डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और 16 मई को नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण नाम से एक पोर्टल को अभी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो याद रखेंगे, अभी गुजरात सरकार ने एक तो आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण नाम से पोर्टल लॉन्च किया और इसी के साथ उन्होंने अनफ्रीज एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल पुलिस को क्राइम से लड़ने के लिए मजबूत करने के लिए तैयार किए गए हैं। तीनों के बारे में आपको बताता हूं। जैसे आई प्रगति पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल का उद्देश्य है एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको एसएमएस से पहुंचाना। जबकि तेरा तुझको अर्पण जो पोर्टल है यह एक साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है। इसमें क्या होगा, इसमें साइबर क्राइम के शिकार नागरिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिफंड की प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें लोक अदालत के जरिए विक्टिम्स को क्विक और इजी वे में पैसा वापस मिल सकेगा। इसके अलावा एक अनफ्रीज एप्लीकेशन भी इन्होंने लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिससे साइबर अपराध मामलों में फ्रीज किए गए बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए सिटीजन डिजिटल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब लोग बिना पुलिस स्टेशन जाए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और ईमेल से स्टेटस पा सकते हैं। तो अभी गुजरात ने ये 3 चीजें लॉन्च की, जिसमें से 2 तो पोर्टल है और एक एप्लीकेशन है। तो ये ध्यान में रखना। अब बात गुजरात की है तो लेकर के चलते हैं आपको गुजरात। ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, पशु हो गया एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। यहाँ का नृत्य गरबा हो गया, डांडिया हो गया, वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे। सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे, नर्मदा नदी पर उकाई बांध है, ताप्ती नदी पे कडाना बांध है, माई नदी पे दांतीवाड़ा बांध हो गया, बनास नदी पे। चलो कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराऊं गुजरात से। तो एक तो याद रखना 2025 में ही भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना ये कहां पर की गई थी? जामनगर गुजरात में। जल थल रक्षा अभ्यास अभी भारतीय सेना और तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने मिलकर किया था बेट द्वारका गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया था गुजरात के जामनगर में। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरीय निकाय बना अहमदाबाद। और शाश्वत मिथिला महोत्सव अभी गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ? आनंद गुजरात। अहमदाबाद की सोदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। और अभी पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया था उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पे गुजरात था। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि नाम से एक परियोजना शुरू की थी। और कुमुदनी लाखिया जिनका संबंध कथक से था, गुजरात की थी, इनका निधन हो गया। 2025 में पद्म विभूषण मिला था, तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। तो ये सारे प्रश्न आप गुजरात से ध्यान में रखना, सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए भी कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा भार्गवास्त्र। तो स्वार्म ड्रोन अटैक, इसका मतलब हो गया ड्रोन झुंड में अगर आक्रमण करते हैं तो स्वार्म ड्रोन अटैक उसको कहते हैं, झुंड में अटैक करना। और अभी इसी का मुकाबला करने के लिए हमने भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। कहां पर किया? गोपालपुर उड़ीसा में। और भार्गवास्त्र की बात करें तो इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसे ड्रोन के झुंड का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। जैसे अगर हमारा दुश्मन देश एक साथ ड्रोन से हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो उन सभी ड्रोन को एक साथ टारगेट करने के लिए, एक साथ खत्म करने के लिए ये भार्गवास्त्र काम आएगा। भाई एक एक करके वो मिसाइल हम पे छोड़ता है, ड्रोन छोड़ता है, तब तो हमारे पास और भी कई एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि S-400 हो गया, सुदर्शन चक्र। लेकिन अगर वो एक साथ बहुत सारे ड्रोन हम पे छोड़ देता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए कि किसको टारगेट करे, किसको छोड़े, तो उस कंडीशन में हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा कि वो एक साथ झुंड से अगर हम पे हमला करता है तो उसके पूरे के पूरे झुंड को हमें खत्म करना होगा। एक डायलॉग नहीं है क्या, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते, शेर अकेलो आवे नाती। दुश्मन देश हम पे एक साथ बहुत सारे ड्रोन से हमला करेगा तो उसके सभी ड्रोन को हमें खत्म करना है। तो उसी के लिए हमने ये एक खुद से बनाई हुई स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का हमने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है और अभी इसका सफल परीक्षण किया। इसका नाम भार्गवास्त्र है।
और इसकी टारगेट रेंज कितनी है 2.5 किलोमीटर की, और इसे समुद्र तल से 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका जो नाम है ये भगवान परशुराम के दिव्य अस्त्र भार्गवस्त्र के नाम पे रखा है। ये एक बार में 64 से ज़्यादा माइक्रो मिसाइल या आप रॉकेट कह दो वो दाग सकता है। तो ये है भार्गवस्त्र। अच्छा, जैसे ये भार्गवस्त्र हो गया, इसी तरह से और भी कुछ नाम हैं जो आपको पते होने चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। इस पे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जैसे कि देखो, अगर पूछे समुद्र प्रताप क्या है तो याद रखना ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए। आदित्य क्या है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, केरल में लॉन्च हुई थी। भीष्म क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। भीष्म की फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुकी है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री। गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम स्वदेशी असोल्ट राइफल है। अरुधरा मध्यम शक्ति रडार है। विभव स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। जेलैंडिया 8वां महाद्वीप है। नभवित्र इसरो ने एक डिवाइस बनाया मछुआरों के लिए। प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। निराक्षी पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है। लीसा उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया, उसका नाम है लीसा। सिग 716 असोल्ट राइफल हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ ने बनाया आईआईटी दिल्ली की मदद से। वसुरात क्या है, कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, और समर 2 लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की अभी आधारशिला कहां पे रखी जाएगी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना ये देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला अभी रखी गई है। कहां पे? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। इसे कौन बनाएगा? रेन्यू पावर कंपनी। मतलब यहाँ पर एक साथ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन दोनों से बिजली बनेगी। इसके लिए निवेश होगा लगभग 22,000 करोड़ रुपए का, और उत्पादन क्षमता बताई जा रही है 2.5 गीगावाट की। तो याद रखेंगे ये भारत का सबसे बड़ा एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स है। एकल साइट मतलब एक ही स्थान पे विंड एनर्जी से भी और सोलर एनर्जी से, दोनों से यहाँ पे बिजली का उत्पादन होगा। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो लेकर के चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश भी। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया काला हिरण पक्षी है तोता। पुष्प है चमेली का, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और उगादी और डेक्कन फेस्टिवल यहाँ के होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य ये यहीं का है, क्लासिकल डांस। उसके अलावा एक तो पुलिकट लेक याद रखना, कोलेरू ली झील भी यहाँ पे लेक हो गई, ध्यान रखना। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखेंगे। एक तो याद रखें आप कि अभी पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती में। कितनी ऊंची है? 58 फुट ऊंची है। भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश ही है। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। इनका उद्देश्य है 2047 तक राज्य में गरीबी को मिटाना। उगादी पुरस्कार अभी माइना स्वामी को दिया गया। और दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां पर स्थापित होगी? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास पिन्नापुरम में। और दूसरा पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर होगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। मोदी जी ने अभी किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी? आंध्र प्रदेश के नागया लंका में, और इसका नाम है नव दुर्गा मिसाइल रेंज, ये याद रखना। और देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कौन सी बनेगी? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश से ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाली सरस्वती पुष्करालू महोत्सव ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो सरस्वती पुष्करालू महोत्सव ये 12 साल में एक बार होने वाला महोत्सव है, और इसका आयोजन तेलंगाना के श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर में हो रहा है। इसी महोत्सव को त्रिलिंग क्षेत्रम के नाम से भी जानते हैं। तो यह है सरस्वती पुष्करालू महोत्सव, जिसका आयोजन हुआ तेलंगाना में। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना भी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो जाती है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए, गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। आपको पता है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था कब? 2 जून 2014।
यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, पशु है जिंका हिरण, वृक्ष है जम्मी चेटू, पुष्प है तांगेदू और अभी उत्सव बन गया है यहाँ का राजकीय उत्सव सदर सम्मेलन। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको करवाएं यहाँ से रिवाइज। तो गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया, वे राज गोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी बने और हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में। रायतू भरोसा योजना, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना, इंदू योजना ये अभी यहीं पे शुरू हुई। नागोबा जतारा त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना में गोंड जनजाति के द्वारा, ये दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। राजीव युवा विकासम योजना शुरू हुई और मुदुमल मेगालिथिक मेनहर स्थल को भी यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। टोटल 6 को गया था, उसमें से तेलंगाना का ये एक स्थल भी है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। सन्ना बीएम योजना यहाँ शुरू हुई थी और भू भारती पोर्टल भी यहाँ पे अभी लॉन्च हुआ था भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो इन सब कारण से तेलंगाना न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एतिकोली दुटी पाट योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने असम चाय के 200वें उत्सव के अवसर पर राज्य के चाय बागानों के प्रत्येक स्थायी और अस्थायी मजदूर को 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता देने के लिए अभी एतिकोली दुटी पाट योजना शुरू की है। इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ में जो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है उसका नाम भूपेन हजारिका के नाम पे रखा जाएगा, ये भी याद रखना। आपको याद होगा भूपेन हजारिका से कि एक तो यहाँ पर एक नदी पे पुल बना हुआ है, डोला सादिया पुल, जो कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल भी है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। उसे अब भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। और इनको 2019 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था भूपेन हजारिका जी को। अब वैसे बात तो असम की है, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल, ऑर्किड, फल है काजीनेमू। यहाँ का लोक नृत्य बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया हो गया। बिहू महोत्सव, वाचुंगा महोत्सव, बेखो महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। और असम का 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना था। आप मुझे बताओ अभी भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क अब कौन सा बन चुका है? क्या आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, और वो किस राज्य का है, कौन सा है बताना। जबकि भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। और भारत का सबसे लंबा पुल मैंने आपको बता दिया, नदी पुल है ये, है ना, भूपेन हजारिका, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, लोहित नदी पर है। ठीक है, तो असम से ये सारे स्टैटिक ध्यान में रखेंगे आप। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में से शेयर करके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। अब इसका टेस्ट आप लगाइएगा, जैसे अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, तो अब इसका टेस्ट लिया जाएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपसे सही सॉल्व हो पा रहे हैं। तो टेस्ट मिलेगा आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल फ्री होता है। पीडीएफ आपको मिल जाती है एप्लीकेशन, और टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी एप्लीकेशन को तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता? तो ब्राजील की है मारियांगेला हंगरिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया 16 मई को। और ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया था हरवंश चावला को। किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन टॉप पे रहा? महाराष्ट्र। और भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। और नरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा? एन.वी. रमन्ना। और भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए? बी.आर. गवई। आखिरी प्रश्न था भारतीय सुरक्षा बलों ने कहां पर ऑपरेशन नादेर शुरू किया? जम्मू कश्मीर। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी जनवरी 2025 से ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।